नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनको फेन। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिर एक ऐसे कंपनी के बारे में बात करेंगे जो भविष्य में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है अपने इन्वेस्टर्स को। तो आज जिस कंपनी को हमने सिलेक्ट किया है इस वीडियो में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और उसको सिलेक्ट करने का सबसे बड़ा और ख़ास रीज़न हर बार की तरह इस बार भी वही है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला है। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है और आने वाले समय में मल्टी बैगर भी साबित हो सकता है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे स्टॉक की चर्चा करेंगे, और हमेशा हम अपने चैनल्स पर ऐसे ही नए नए कंपनीज़ को लेकर आते रहते हैं, आपको उसके बारे में बताते हैं जिस कंपनी का आने वाले समय में एक अच्छा खासा रिटर्न देने की उम्मीद होती है। ऐसे ही कंपनीज़ पर हम समय समय पर वीडियोस बनाते रहते हैं और अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बना करके आपको उसके बारे में बताते हैं, और संग में अपनी ओपिनियन भी रखते हैं। साथ ही आपको भी कहते हैं कि कमेंट के माध्यम से आप अपनी ओपिनियन रखें, ताकि हमें भी आपसे कुछ सीखने को मिले और आपको भी हमसे कुछ सीखने को मिले। तो इस वीडियो में फिर से हम एक नए स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, और जैसा कि पहले मैंने बताया कि उस स्टॉक को सिलेक्ट करने का सबसे बड़ी जो वजह है वो है कुछ दिन पहले उसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था, और उसी ब्रेकआउट के बाद वो अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करके रखा है। मार्केट में भले ही काफ़ी दिनों से गिरावट चल रही है, लेकिन वो स्टॉक काफ़ी फंडामेंटल स्ट्रांग है और अपने लाइफ टाइम जो सपोर्ट लेवल है, जो उनका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उस लेवल से ऊपर चल रहा है। तो काफ़ी सेफ़ है उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना। तो ये मेरी अपनी ओपिनियन है, बाकी आपके ऊपर है आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ये आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म से या फिर किसी भी एडवाइज़र से एडवाइस लेकर के ही इस स्टॉक में निवेश करें। यहाँ पर इस वीडियो में सिर्फ हम एजुकेशनल बातें करेंगे, यानी कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डायनेमिक केबल। सबसे पहले हम लोग जानते हैं डायनेमिक केबल्स होता क्या है। डायनेमिक केबल्स उन केबल्स को कहते हैं जो ऐसे अनुप्रयोग में उपयोग होती है जहां लगातार गति, झुकाव और खिंचाव की आवश्यकता होती है। इनका इस्तेमाल ज़्यादातर उद्योगों, रोबोटिक्स और मशीनरी में होता है। तो अब डायनेमिक केबल्स के बारे में जानने के बाद डायनेमिक केबल्स लिमिटेड कंपनी क्या करती है इसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी हमें हो ही गई है। तो चलिए अब डायनेमिक केबल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में भी बात कर ले, क्या करती हैं, क्या बनाती हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। डायनेमिक केबल्स लिमिटेड, सबसे पहली बात कि ये एक इंडियन कंपनी है, एक भारतीय कंपनी है, और ये कंपनी विद्युत केबल्स और कंडक्टर्स के निर्माण और आपूर्ति में काफ़ी ज़्यादा विशेषज्ञता रखती है। यह कंपनी मुख्य रूप से बिजली वितरण, ट्रांसमिशन, औद्योगिक और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केबल्स का उत्पादन करती है। अब जानते हैं डायनेमिक केबल्स लिमिटेड के मुख्य प्रोडक्ट क्या क्या हैं। तो डायनेमिक केबल एलवी यानी कि लो वोल्टेज केबल्स प्रोड्यूस करती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं एच वी केबल्स भी ये कंपनी बनाती है, जिसको हाई वोल्टेज केबल्स हम कहते हैं। तो एच वी केबल्स का प्रयोग बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के लिए किया जाता है। इंडस्ट्रियल केबल्स भी ये कंपनी बनाती है। तो इंडस्ट्रियल केबल्स का उपयोग विभिन्न उद्योगों में बिजली और डेटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। एरियल बंच केबल्स भी बनाती है ये कंपनी। यह बिजली वितरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खास तौर पर कठिन और ग्रामीण इलाकों में। कुछ स्पेशल केबल भी बनाती है ये कंपनी। इसका प्रयोग जैसे सोलर, विंड एनर्जी और रोबोटिक्स के लिए भी किया जाता है। अब कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है, सबसे पहले कंपनी तो इंडिया में अपने उत्पाद को सप्लाई करती ही है, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी इसका सप्लाई है। नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर और पवन ऊर्जा के लिए भी कंपनी केबल्स बनाती है। बिजली के वितरण और ट्रांसमिशन के परियोजनाओं के लिए भी समाधान करती है ये कंपनी। कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पर ही लिस्टेड है। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा परिचय। अब हम लोग इस वीडियो में जो जो करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस कंपनी का हम छोटा सा एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कुछ
फाइनेंशियल रेशियोज़ देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे उन्हीं को देखेंगे। और साथ ही उसके बाद हम लोग एनुअल परफॉर्मेंस देखेंगे। एनुअल परफॉर्मेंस मीन्स कि इसके सेल्स पिछले 8-10 सालों में कैसे रहे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे रहे और नेट प्रॉफिट कैसे रहे। बस इन तीनों चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके प्राइस चार्ट पर चलेंगे, जहां पर कैंडल स्टिक चार्ट को हम लोग प्लॉट करेंगे और प्लॉट करने के बाद शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में इसका सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल क्या होना चाहिए उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तीनों लेवल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अच्छे स्टॉक्स तो फाइंड आउट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें कब एंट्री करनी है, एंट्री करने के बाद अगर स्टॉक गिर जाता है हमारे प्राइस से तो कब उसको एवरेज करनी है, कहाँ हमें निकलना है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये जानने के लिए हमें चार्ट पर इसको स्टडी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना चार्ट पर स्टडी किए बिना हम किसी भी स्टॉक में समय पर एंट्री नहीं कर सकते हैं और ना ही समय पर एग्जिट कर सकते हैं। साथ ही चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम किसी स्टॉक में इन करते हैं तो होल्ड करने के लिए, लंबे समय के लिए होल्ड करने के लिए एक सहारा हमें मिलता है, एक सपोर्ट हमें मिलता है। क्योंकि हमें लगता है कि हमने किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके निवेश नहीं किया है, हमें स्टॉक के पूरी चाल की जानकारी रहती है, स्टॉक के प्राइस की पूरी चाल की जानकारी रहती है, जिसके कारण हमारा उस स्टॉक पर भरोसा बना रहता है। क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो कंपनी के भरोसे के अलावा हमारे जो पैसे हैं उनके डूबने के चांसेस कितनी कम हैं इस पर भी भरोसा जगाना पड़ता है। और इसी के लिए हमें चार्ट को एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि चार्ट कहीं ना कहीं हमें एक सपोर्ट प्रदान करता है कि हाँ, हमने जिस स्टॉक में एंट्री की है, जिस स्टॉक को हमने बाय किया है, जिस वक्त हमने एंट्री की है वो स्टॉक सही है, जिस वक्त हमने एंट्री किया है वो वक्त सही है। और अगर हमारे प्राइस से उसका प्राइस नीचे चला गया है तो हमें करना क्या चाहिए, ये भी हमें चार्ट से समझ में आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पूरे वीडियोस के दरमियान एक बार हम लोग डायनेमिक केबल लिमिटेड के वेबसाइट पर भी चलेंगे। तो चलते हैं, पहले वेबसाइट पर ही चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड का वेबसाइट, और यहाँ पर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मिल जाएंगी जब आप इनके वेबसाइट पर आएंगे। तो जहाँ जहाँ इनके बिजनेस हैं वो यहाँ पर आपको मैप में भी दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस में है, नाइजीरिया में है, सीरिया में है, नेपाल में है, बांग्लादेश में, सारे देशों के यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल जाएंगे। जैसे जैसे नीचे आएंगे इनके प्रोडक्ट्स के डिटेल आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कौन कौन सी कंपनी में इनकी सप्लाई होती है, इंडियन गवर्नमेंट क्लाइंट्स, इंटरनेशनल गवर्नमेंट क्लाइंट्स, प्राइवेट क्लाइंट्स, जितने भी इनके क्लाइंट्स हैं, जहाँ जहाँ इनके प्रोडक्ट सप्लाई होते हैं वो सारे लिस्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये वेबसाइट पर आने के बाद आपको देखने को ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। तो वेबसाइट पर भी विज़िट करना काफ़ी ज़रूरी होता है जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर हम किसी स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे डिटेल्स हमें देखने होते हैं ताकि हमारा भरोसा और बढ़े उस कंपनी पर। उसके सेल्स अगर अच्छे हैं तो ही हमारा कंपनी लंबे समय तक जीवित रह सकता है, और जब कंपनी लंबे समय तक जीवित रहेगा तो हमारा पैसा भी लंबे समय तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यानी कि बहुत अच्छा पैसा और बना करके हमें देगा। तो चलिए ये था डायनेमिक केबल का वेबसाइट, और अब हम लोग चलेंगे डायनेमिक केबल के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हमने बताया था पहले कि कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके एनुअल रिपोर्ट देखेंगे जहाँ पर हम सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लॉस और नेट प्रॉफिट लॉस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ उपलब्ध हैं, और इन्हीं फाइनेंशियल रेशियोज़ में से कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ पर हम लोग गौर करेंगे। और वो फाइनेंशियल रेशियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए। जब भी हम किसी स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं तो उसमें निवेश करने से पहले हमें उसके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज़ देखने काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डायनेमिक केबल्स लिमिटेड है, और ये बीएसई और एनएसई दोनों ही एक्सचेंज पे लिस्टेड है। हम जिस पे भी चाहें उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं। मार्केट कैप की बात करें
तो 1833 करोड़ का मार्केट कैप है। वहीं करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 756 रुपये है। 52 वीक हाई की अगर हम बात करें तो 935 और 52 वीक लो की बात करें तो 337 का है। स्टॉक पी 39.2 है। बुक वैल्यू 138 है। डिविडेंड यील्ड यानी कि कंपनी समय समय पर डिविडेंड भी देती है, तो यहाँ पर आप डिविडेंड देखेंगे तो 0.07% है। वहीं ROC यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, वो है 24.1%। ROE 19.3% है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी की हम बात करें तो काफ़ी कम है, डेप्ट 118 करोड़ है और डेप्ट टू इक्विटी जो है 0.35 है। प्रोमोटर होल्डिंग 68.2% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 4.91% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर 10.1% है। प्लेस्ड परसेंटेज यानी कि इनका एक भी शेयर गिरवी नहीं है, प्लेस्ड परसेंटेज बिल्कुल जीरो है, 0%। अगर कोई बंदा इस कंपनी को खरीदना चाहता है तो उसके लिए 1919 करोड़ रुपीस पे करने होंगे, यानी कि इंटरप्राइजेज वैल्यू 1919 करोड़ है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की अगर हम बात करें तो 2.42 इनके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो ये इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा डीपली मैं नहीं जा सकता क्योंकि ठीक भी नहीं रहेगा और वीडियोस भी काफ़ी लंबे हो जाएंगे। तो ये मोटा मोटी एक जो नज़रिया है किसी कंपनी को छांटने का या किसी कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखने का या फिर उसमें इन्वेस्ट करने का, तो ये बेस्ट एंड बेस्ट तरीका है। ये इतनी फाइनेंशियल रेशियोज काफ़ी हैं किसी स्टॉक को सिलेक्ट करने के लिए एक आम रिटेल निवेशक के लिए। तो यहाँ पर जो भी हमने फाइनेंशियल रेशियोज देखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको देखना काफ़ी ज़रूरी है जब भी हम किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं। तो अभी तक हमने फाइनेंशियल रेशियोज देखे, अब हम लोग सीधा चलेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे जो ईयर ऑन ईयर बेसिस होगा। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने डायनेमिक केबल लिमिटेड का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन हो गया है और यहाँ पर हमारे सामने जो डेटा है वो 2011 से लेकर के 2024 तक का है, यानी कि कुल 13 साल का डेटा हमारे पास है। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले जब रो देखेंगे तो वहाँ पर सेल्स आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सेल्स की अगर हम बात करें तो 2011 में 140 करोड़ था, जो बढ़ करके 2024 में 768 करोड़ हो गया। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 2011 में 7 करोड़ था, जो बढ़ करके करीब 10 गुना 2024 में 77 करोड़ हो गया, यानी कि 11 गुना कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2011 में बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ भी प्रॉफिट नहीं था इनका नेट, जो अब 2024 में इन्होंने 38 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। तो यहाँ पर ये तीन चीज़ें जो हैं, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ये तीनों काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि देखो जब भी किसी कंपनी को हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो उस कंपनी के आगे बढ़ने का, मार्केट में जितने कॉम्पिटिटर हैं उनसे कंपटीशन करने का, करके आगे बढ़ने का, आगे निकलने का, उस कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, इन्हीं तीन चीज़ों से सबसे ज़्यादा मालूम पड़ता है। तो जब भी हम किसी कंपनी का मोटा मोटी एनालिसिस करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे सबसे पहले एनुअल रिपोर्ट देखना काफ़ी ज़रूरी होता है कि एनुअल से ही हमें एक लॉन्ग टर्म फिगर जो है पता चलता है कि सेल्स इनके किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, क्या ये काम करे। सेल्स हमें क्या बताता है? सेल्स हमें बताता है कि कंपनी कितना काम कर रही, कितना मेहनत कर रही है। प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट तो आप किसी भी तरह दिखा देंगे, लेकिन सेल्स अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने काम को लेकर के कितना सीरियस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2011 से लेकर के 2024 तक में करीब करीब इन्होंने अपने सेल्स को 5 से 6 गुना तक इंक्रीज़ किया है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख रहे हैं कि करीब 11 गुना इंक्रीज़ किया है। इसकी वजह ये है कि जो इनका एक्सपेंस है उसको इन्होंने घटाया है और सेल्स को बढ़ाया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमें बताती है कि हाँ मार्केट में इनकी स्ट्रेंथ किस तरह की है। वहीं नेट प्रॉफिट को भी इन्होंने ज़ीरो से बढ़ा करके सीधा 38 करोड़ तक ले आया, यानी कि 2011 से लेकर के 2024 तक में 38 गुना इनका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। तो अभी तक हमने फंडामेंटल एनालिसिस किया इस कंपनी का, जिसमें हमें फाइनेंशियल रेशियोज हमने देखा, साथ ही साथ हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जो ईयर ऑन ईयर बेसिस था। अब हम लोग सीधा चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर चल करके जानने की कोशिश करेंगे
कि इनके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल कहाँ आइडेंटिफाई होकर के आ रहा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर जब हम लॉन्ग टर्म में किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, जैसा कि हमेशा मैं अपने वीडियो में कहता रहता हूं कि हमें लॉन्ग टर्म में के निवेश पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तो लॉन्ग टर्म में जब हम किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में निवेश करने के लिए हमें एक सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना होता है जिसके नीचे किसी भी स्टॉक का जाना काफ़ी मुश्किल होता है। और उसके नीचे अगर कोई स्टॉक चला जाता है तो फिर उस स्टॉक में और भी गिरावट आ सकता है या फिर लंबे समय तक उसके नीचे ही स्टॉक बना रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में या तो हमें वेट करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, या फिर हमें एक चांस मिलता है कि हम उस स्टॉक से निकल करके कोई दूसरे स्टॉक में जो अपने अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा हो और कम समय में ज़्यादा पैसा बनाकर देने की चांसेस दिखा रहा हो, तो वैसे स्टॉक में निवेश कर लेना चाहिए। तो इसीलिए हमें एक सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम डायनेमिक केबल के प्राइस चार्ट पर आ चुके हैं और चार्ट पर कैंडल स्टिक पैटर्न हमने प्लॉट कर रखा है और यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन भी प्लॉट कर रखा है जो है शॉर्ट टर्म के लिए एक सपोर्ट लेवल। तो सपोर्ट लेवल के अभी आप देखेंगे सपोर्ट लेवल के ऊपर ही चल रहा है इस स्टॉक का प्राइस, यानी कि 756 रुपये का अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स। अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम किसी स्टॉक में निवेश करना चाहते हैं, तो शॉर्ट टर्म में निवेश करने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने का हमें ओरिजिन लेकर चलना चाहिए। और उसके लिए हमने जो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट किया है, ये इस कंपनी का यानी कि इस स्टॉक के प्राइस का सपोर्ट लेवल है जो है शॉर्ट टर्म के लिए। यानी कि अभी इस सपोर्ट लेवल के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस चल रहा है जो है 677 रुपये। और सपोर्ट लेवल के ऊपर चलने के कारण हमें एक जो इस स्टॉक ने एक अप ट्रेंड जो एक बनाया था, अभी उस ट्रेंड को ये स्टॉक फॉलो कर रहा है और इस कारण से इस स्टॉक में हमें एंट्री करनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस पर। और इसका जो टारगेट होना चाहिए, यानी कि अब जो रेजिस्टेंस ये कंपनी फेस कर सकती है वो पिवट पॉइंट के आधार पर 955 पर, इस लेवल पर ये स्टॉक जो है वो एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। तो हम इसी को अपना टारगेट भी कंसीडर करके चल सकते हैं, रेजिस्टेंस बोलूं या फिर टारगेट बोलूं। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में एंट्री करनी है तो बेशक करंट मार्केट प्राइस पर हम एंट्री कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल पर ही होगा। ये जो सपोर्ट लेवल है 677 का, 677 का ये जो सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे अगर स्टॉक का प्राइस क्लोज हो जाए पूरे दिन में, तो हम इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे। यानी कि जो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 955 का और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 677 का। यानी कि 677 के नीचे अगर स्टॉक का प्राइस क्लोज हो जाए, यानी कि क्लोज हो जाए 677 के नीचे स्टॉक का प्राइस अगर क्लोज हो जाए तो हमें इस स्टॉक में लॉस बुक कर लेना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आप अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजरी लाइसेंस्ड फर्म से एडवाइस लेकर के इस स्टॉक में एंट्री करें। ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर हमें निवेश करना है तो इस स्टॉक में, तो ये करंट मार्केट प्राइस बिल्कुल एंट्री के लायक है, क्योंकि सपोर्ट लेवल से इस स्टॉक का प्राइस ऊपर चल रहा है और अपने अप ट्रेंड को भी स्टॉक फॉलो कर रहा है। साथ ही जो रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है पिवट पॉइंट के आधार अकॉर्डिंग वो है 955 का। तो हमारा जो टारगेट होगा, प्रॉफिट टारगेट, वो भी 955 का ही होना चाहिए। तो ये था मेरा शॉर्ट टर्म पर अपना ओपिनियन। अब हम थोड़ा मिड टर्म की बात करेंगे। तो मिड टर्म में जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा वो 550 के आसपास होना चाहिए। एक बार हम देख लेते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे मिड टर्म के लिए। मिड टर्म में जो हमारा होल्डिंग पीरियड होगा वो होगा 1 ईयर का या फिर 2 साल का।
1 से 2 साल के लिए अगर हमें स्टॉक में निवेश करना है तो यहाँ पर भी हमें स्टॉप लॉस एक ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो पीरियड है होल्डिंग पीरियड वो लिमिटेड है और लिमिटेड पीरियड में हमें ज़्यादा लॉस ना हो इसका ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें जो ये सपोर्ट लेवल है वो 513 का है। आप देख सकते हैं कि इसी सपोर्ट लेवल पर इसने एक बार यहाँ पर रिजेक्ट खाया, फिर यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया, फिर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और जब ब्रेकआउट जब इसने दिया था तो एक काफ़ी बड़ी वॉल्यूम वाली कैंडल से इसने ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी मजबूत ब्रेकआउट दिया था। लगातार 3 कैंडल इसने बनाया था जिसमें कि 2 कैंडल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम थी और इसी मजबूती के साथ ये स्टॉक इस सपोर्ट लेवल के ऊपर अभी भी बना हुआ है और अभी सपोर्ट लेवल से काफ़ी ऊपर निकल गया है स्टॉक। और जिस तरह से हमने शॉर्ट टर्म में बताया था कि इसने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा है, तो अभी भी इस स्टॉक में देखेंगे तो मिड टर्म में भी इस स्टॉक ने अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रखा है। खासकर सबसे अच्छी बात यह है कि अपने सपोर्ट लेवल जिसको तोड़ करके नीचे आ जाने के बाद वीक हो जाएगा उस लेवल से काफ़ी ऊपर है, तो इसको तोड़ना काफ़ी दूर की बात है, काफ़ी मुश्किल बात है कि ये अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा। तो बिल्कुल भी इस स्टॉक में एंट्री बनती है मिड टर्म के लिए भी और इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके सपोर्ट लेवल पर ही होगा और वो होगा 513 का। 513 के नीचे बंद हो जाए तो हम अपने लॉस को बुक कर लेंगे। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है 1300 के आसपास निकल के आ रहा है पिवट पॉइंट के आधार पर। 1300 का हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और यही हमारा टारगेट भी होगा। तो 1 से 2 साल के नज़रिए से अगर हम इस स्टॉक में निवेश करते हैं तो बिल्कुल करेंट मार्केट प्राइस पर हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 513 का होगा और रेजिस्टेंस जो है वो 1300 का है, यानी कि 1300 के आसपास अगर ये स्टॉक मिल जाए तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे। और अगर नीचे 513 का लेवल ये ब्रेक करके नीचे आ जाए तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पर मेरा अपना ओपिनियन। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म में जो हम सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उस लेवल को तोड़ना इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है उस लेवल को तोड़ना। तो आइए जानते हैं कि वो लेवल कौन सा है और उस लेवल के ऊपर जब तक ये स्टॉक बना हुआ है तब तक बिल्कुल लॉन्ग टर्म में हम इस स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं। बिल्कुल जब तक उस लेवल को ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारा निवेश बिल्कुल सेफ है इस स्टॉक में। तो देखते हैं वो लेवल क्या है। तो लॉन्ग टर्म की हम बात कर रहे थे, तो लॉन्ग टर्म में जो लेवल हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है वो 400 का लेवल होगा, यानी कि 400 के नीचे स्टॉक अगर आता है तो हम इस स्टॉक से बिल्कुल एग्जिट कर जाएंगे। बिल्कुल अगर हम एग्जिट नहीं करेंगे तो फिर हमें आगे एवरेजिंग करना पड़ेगा और लंबे समय के लिए इस स्टॉक में कोई ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं उस लेवल को अगर कोई स्टॉक ब्रेक कर दे तो फर्दर वो स्टॉक में काफ़ी भारी गिरावट आ सकती है या फिर उस स्टॉक में काफ़ी लंबे समय तक दबाव बना रह सकता है, जिसके कारण हमारा जो इन्वेस्टमेंट है लंबे समय तक वहाँ फंसा रहेगा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। तो ऐसे कंडीशन में उस स्टॉक से निकल करके हम कोई नए स्टॉक में निवेश कर सकते हैं जहां अप ट्रेंड बना हुआ हो और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलने का चांस हो। तो इसीलिए हम ऐसे लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब हमारा मेहनत का पैसा लगता है तो वो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट हो जाता है, लॉक हो जाता है। तो इसीलिए हमें एक लेवल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है और उसी लेवल से हमें एक सपोर्ट मिलता है, एक सहारा मिलता है कि हाँ जब तक इस लेवल के ऊपर ये स्टॉक का प्राइस बना हुआ है तब तक हमारा पैसा सेफ है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म का जो हमारा जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 10 ईयर्स टू 15 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा। जितना ज़्यादा हम रखेंगे कैपिटल गेन के साथ साथ हमें डिविडेंड का भी फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर हमने जो स्ट्रेट लाइन खींचा है ये इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को इस स्टॉक के लिए तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल आसान नहीं है कि इस लेवल को ये तोड़ देगा, क्योंकि इस लेवल को तोड़ने के बाद फर्दर इस स्टॉक में काफ़ी बड़ा दबाव आ सकता है, काफ़ी बड़ी गिरावट भी आ सकती है। तो ऐसे कंडीशन में हमें जब हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक में निवेश करते हैं तो इस तरह का एक लेवल आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट मिलता है, उसको होल्ड करने के लिए सपोर्ट मिलता है कि चलो जब तक इस लेवल के ऊपर हमारे स्टॉक का प्राइस बना हुआ है तब तक हमारा पैसा डूबने के चांसेस काफ़ी कम है। तो दोस्तों अभी तक हमने
डायनेमिक केबल्स लिमिटेड पर जो बातें की इस पूरे वीडियोस में, वो हमने इसके फंडामेंटल एनालिसिस किया, जिसमें हमने देखा फाइनेंशियल रेशियोज देखा और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखा जो ईयर ऑन ईयर बेसिस था, और साथ ही इसका हमने टेक्निकल एनालिसिस भी किया जिसमें हमने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पर बातें की, अपनी ओपिनियन रखी, क्या रेजिस्टेंस होगा, क्या सपोर्ट लेवल होगा। तो इस वीडियो में हमने किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या टिप्स नहीं दिया अपने दर्शकों को, और ना ही कभी देता हूँ। मेरे चैनल पर किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। मेरे चैनल पर दिखाए हुए किसी भी स्टॉक के बारे में कोई किसी भी तरह का टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। इस चैनल पर केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो बनाया जाता है। अगर इस चैनल पर दिखाए हुए किसी भी स्टॉक्स में आपका निवेश है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपका अपना प्रॉफिट एंड लॉस है। इस चैनल पर दिखाए हुए किसी भी स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है तो अपने लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म से एडवाइस लेकर के ही निवेश करें। अदरवाइज़ प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ बेल बटन को भी दबा सकते हैं, तब ताकि जब भी मैं अपने वीडियोज़ में, अपने चैनल्स में कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय रहते उस वीडियो को देखकर कुछ सीख पाएँ और हमें भी बता पाएँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।